Assalamu alaikum class. Today the topic of discussion is biology and the service of mankind from first year biology chapter number 1. आज हम देखेंगे कि साइंस ने कैसे सर्व किया है मैनकाइंड को, क्या कौन कौन से वेज में इंसान की जो ज़िंदगी है उसको सहूलत दी है, कौन कौन सी सर्विसेज हैं बायोलॉजी की, आज हम वो डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है फूड कंट्रोल, देन डिजीज़ कंट्रोल, देन प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फूड कंट्रोल को। अगर हम फूड की बात करें, खुराक, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी का सबसे मेन जो पहलू होता है वो खुराक होता है। ज़िंदा रहने के लिए हर इंसान को एनर्जी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो फूड की जो प्रोटेक्शन है, अगर फूड कंट्रोल या फूड प्रोडक्शन की जो बात करें तो ये हमारी ज़िंदगी का बहुत मेन पहलू है। फूड कंट्रोल में सबसे मेन जो पॉइंट पहला पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज़ फूड प्रोडक्शन, कि कैसे साइंस ने जो फूड की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया है, किस तरह कौन कौन से वेज से आज जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है उसको जो फूड प्रोवाइड हो रही है इतनी अमाउंट में, किस लिहाज से, क्योंकि आज से जो हज़ारों साल पहले फूड को प्रोड्यूस करने के वेज थे वो उनमें जो हमारे पास इनपुट बहुत ज़्यादा होता था और आउटपुट बहुत कम होता था। साइंस ने क्या किया, ऐसे ऐसे तरीके ईजाद किए जिसमें जो इनपुट होता है वो इतना नहीं होता लेकिन आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले फूड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें 2 टाइप्स के हमारे पास 2 तरीके आते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग हमारे पास क्या होता है कि अपने पसंद के मखसूस करैक्टर्स के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको लेते हैं और उनको आपस में ब्रीड करवा देते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक गाय है, काऊ, जिसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी है, दूसरी जो काऊ है उसकी जो मीट प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू मिल्क प्रोडक्शन। तो हम क्या करेंगे, अब उन दोनों जो काउज़ हैं उनकी ब्रीडिंग करवा देंगे, इसमें सिलेक्टिव, जिसमें हम अपने सिलेक्टिव मखसूस अपनी पसंद के जो करैक्टर्स होते हैं उनको ब्रीड करवाते हैं। तो हमारे पास ये आ जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। और दूसरा हमारे पास है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम जो हमारी पसंद के जीन्स होते हैं उनको रिप्लेस करवा देते हैं, मतलब जो मखसूस करैक्टर्स के जीन्स होते हैं उनकी रिप्लेसमेंट हो जाती है किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सिलेक्टिव ब्रीडिंग में अगर हम प्लांट्स की बात, ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग ये दोनों की दो हमारे पास प्लांट्स में भी होती है एंड एनिमल्स में भी। अगर सिलेक्टिव ब्रीडिंग हो रही है प्लांट्स में तो हम इसको कहेंगे टिश्यू कल्चर टेक्निक का नाम देंगे। अगर सिलेक्टिव ब्रीडिंग हो रही है प्लांट्स में तो हम इसको कहेंगे टिश्यू कल्चर टेक्निक। अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है एनिमल्स में तो हम इसको नाम देंगे क्लोनिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंट्रोल ऑफ पेस्ट की तरफ। पेस्ट हमारे पास क्या होते हैं, पेस्ट हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि हार्मफुल होगा क्रॉप्स के लिए उसको हम पेस्ट कहेंगे। अब पेस्ट को कंट्रोल कर, जाहिर बात है, अब जो अगर कोई भी पेस्ट होगा वो हार्मफुल है हमारे क्रॉप के लिए तो फूड की प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी। तो क्या है, किस तरह हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, हमने पेस्ट की डेफिनेशन देख ली है। अब इसको कंट्रोल करने के 2 तरीके हैं, केमिकल कंट्रोल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल, नेम से ही इसको पता चला है कि ऐसा तरीका जिसमें हम केमिकल्स यूज़ करेंगे, जैसे कि पेस्टिसाइड्स की अगर हम बात करें तो हम केमिकल कंट्रोल में पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। और बायो मीन लाइफ, बायोलॉजिकल कंट्रोल, नेम से ही पता चल रहा है ऐसा तरीका जिसमें हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है बैक्टीरिया की, वेब्स की, डिफरेंट हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। अब जो केमिकल कंट्रोल होता है, अगर हम पेस्टिसाइड की एग्जांपल लें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। एक तो इससे टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ होती है, दूसरा पोल्यूशन, तीसरा रेजिस्टेंस हो जाती है। जो पेस्ट होते हैं वो उस केमिकल के जो अगेंस्ट अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। हम इसको डिस्कस करते हैं टॉक्सिसिटी। अब केमिकल जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होते हैं, इतने बेनिफिट नहीं होते।
कुछ जो केमिकल्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए टॉक्सिक होते हैं। अगर क्रॉप के ऊपर केमिकल स्प्रे किया जाए, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाए, तो वही क्रॉप किसने खानी है? ह्यूमंस ने, एनिमल्स ने, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने खानी है। तो क्या होगा कि वो जो टॉक्सिसिटी होगी वो डेवलप हो जाएगी किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो एक इसका साइड इफ़ेक्ट ये है। दूसरे की अगर हम बात करें पोल्यूशन, अब केमिकल स्प्रे हुआ है क्रॉप्स के ऊपर, उनको अगर हम पानी लगाएं तो पानी के ज़रिए जो वो केमिकल्स हैं वो मूव कर जाएंगे हमारे रिवर्स में, लेक्स में, तो वहाँ पे जो पानी, पीने वाला पानी है, उसमें पोल्यूशन काज हो गई है। एक इसका साइड इफ़ेक्ट ये है। देन रेजिस्टेंस, एक ही जो हमारे पास केमिकल है वो बार बार अगर किसी क्रॉप के ऊपर स्प्रे किया जाए तो पेस्ट जो है ना वो उसके अंदर अपने अंदर उस केमिकल के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस काज कर लेते हैं। तो इसके ये हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स हैं केमिकल कंट्रोल के। केमिकल कंट्रोल की निस्बत जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो हमारे पास बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया हो गया, डिफरेंट उसको पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है IDM, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपने तमाम रिलायबल पॉसिबल तरीके यूज़ करते हैं किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। इसमें हर तरीका आ जाता है और इसके लिए हमारे पास बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है हम सेमिनार्स करते हैं या फिर कॉलम वगैरह, मतलब अवेयरनेस होती है ना लोगों के अंदर, वो पैदा की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की अगर हम बात करें तो प्लांट्स को ग्रो किया जाता है एरेटेड वाटर प्लस उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं और सॉल्ट। अब ये जो टेक्निक है ये क्यों यूज़ की जाती है? हमें पता है कि जो सॉइल है हमारे पास वो एक कम्प्लेक्स मिक्सचर है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का। अब हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ किस मिकदार से, कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी रेशो के साथ किसी प्लांट को चाहिए होता है, कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट्स के लिए अच्छा है, कौन सा न्यूट्रिएंट अच्छा नहीं है। ये चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक यूज़ करते हैं कि हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स देते हैं डिफरेंट रेशोज़ के साथ डिफरेंट प्लांट्स को, और इससे हमें पता चलता है कि क्या प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या क्या कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं। तो इसकी जो टेक्निक्स है इसको हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। इससे हम क्या करते हैं कि हमें प्लांट्स की जब नेचर का पता चल जाएगा कि क्या चीज़ प्लांट्स को ज़्यादा मिकदार में रिक्वायर है, अगर हम प्लांट्स को वही नेचुरल सॉइल में वो चीज़ ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास प्रोडक्शन होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन में अगर हम बात करें तो फूड प्रिजर्वेशन में इसका मतलब प्रिजर्व करना, स्टोर करना, प्रिजर्व। तो फूड को प्रिजर्व करने के तरीके ताकि ज़्यादा अरसे के लिए हम फूड को सेव कर सकें, ये चीज़ आ जाती है। इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो पास्चराइजेशन की है, जिसमें हम मिल्क और मिल्क से की बनी जो चीज़ें होती हैं डेयरी प्रोडक्ट्स उसको प्रिजर्व करते हैं। कंट्रोल, डिज़ीज़ कंट्रोल में हम देखेंगे कि बायोलॉजी ने हमारी कैसे हेल्प की है किसी भी डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी डिज़ीज़ को जो डिज़ीज़ से बचने के लिए हमें कौन कौन से तरीके दिए हैं हम वो स्टडी करेंगे। डिज़ीज़ कंट्रोल में जो पहला पॉइंट है हमारे पास वो आता है प्रिवेंटिव मेजर्स, एहतियात। कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। किसी भी बीमारी से बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका है एहतियात करना। तो बायोलॉजी ने हमें इंफॉर्मेशन दी है कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में और उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अगर हम कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो हमारे पास कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं? ऐसा कोई भी ऐसा एजेंट, कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसी चीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बीमारी, डिजीज़ काज कर सके, उसे कॉजेटिव एजेंट कहेंगे। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कि वो कैसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफ़र होते हैं, उसके बारे में हमें तमाम फुल फ्लैज जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलती है? बायोलॉजी से। अगर हम बात करें एड्स की तो एड्स हमारे पास कौन सी एक बीमारी है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये किससे? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस है, ठीक है, वो उससे उसकी वजह से काज होती है। इसमें इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो हमें पता है कि कैसे है। फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसमिशन, या जो हमारे पास कॉन्टेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, उनके थ्रू ये हमारे ट्रांसमिट होती है।
अब क्या है कि अगर हम उन सब से जो तरीके बताए गए हैं कि जिनसे इसकी ट्रांसमिशन होती है उस चीज़ से बचा जाए तो हम ऑटोमेटिकली इस डिज़ीज़ से बच सकते हैं। हेपेटाइटिस, ये भी इसके भी यही तरीके हैं। कॉन्टेमिनेटेड सर्जिकल जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट होते हैं, किसी ने ऐसा इंसान जिसे हेपेटाइटिस था उसका कोई इंस्ट्रूमेंट मतलब उसके इंजेक्शन यूज़ किया, वो इंजेक्शन अगर फर्दर कोई और इंसान यूज़ कर ले यूज्ड तो उसकी वजह से ये ट्रांसफ़र हो जाता है, या फिर ब्लड की जो ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांसमिशन उसके थ्रू हमारे पास ये जो डिज़ीज़ है ये ट्रांसफ़र हो जाती है। तो हमें बायोलॉजी ने ये सारे के सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ये बता दिए हैं कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। तो अब ये इंसान के ऊपर होता है कि खुद किस तरह किसी बीमारी से बचा जाए। हमें सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कहाँ से मिलती है? बायोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन को हम कहेंगे वैक्सीनेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन मतलब किसी भी बॉडी में ऐड करना वैक्सीन को। अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन हमारे पास क्या है? ये डेड एंड वीक सेल होते हैं पैथोजन के, उसको हम क्या कहते हैं? वैक्सीन। ये 1796 में एडवर्ड जेनर ने एक पस सेल से ड्राइव की थी। उसमें उसने क्या वहाँ से उसने वैका का मतलब वैका से, ये लैटिन वर्ड है वैका, वहाँ से ये वैक्सीन का जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्यूनाइजेशन, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, जो हमारा है ना डिफेंस सिस्टम, उसकी बात हो रही है। एक्टिवेशन इम्यून सिस्टम को हम इम्यूनाइजेशन कहेंगे। अब अगर हम वैक्सीनेशन के वर्क इसका किस तरीके से वर्क करता है उसकी बात करें तो सबसे पहले जो डेड एंड वीक सेल ऑफ पैथोजन होते हैं वो ऐड किए जाते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। वो डेड और वीक सेल के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेशन हो गई इम्यून सिस्टम की। जब अब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है उस पैथोजन के ख़िलाफ़, अब फर्दर नेक्स्ट अगर कभी वो डिज़ीज़ दोबारा से अटैक करती है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उस एनिमल के ऊपर या कोई भी हो सकता है, तो उस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पहले से एक्टिवेट है, तो जाहिर सी बात है वो डिज़ीज़ उस तरीके से अमल नहीं करेगी। अब जो वो हम वैक्सीन ऐड करते हैं उसमें डेड और वीक सेल होते हैं पैथोजन के, वो इतने वीक होते हैं कि उससे डिज़ीज़ काज नहीं होती, जस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है। ये हमारा तरीका है। इसमें हमारे पास डिफरेंट वैक्सीन आ जाती है। मीज़ल्स की ट्रीटमेंट होती है वैक्सीन के ज़रिए, स्मॉल पॉक्स, जिस तरह डिफरेंट हमारे पास डिजीज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज़ ड्रग ट्रीटमेंट, ड्रग्स के ज़रिए ट्रीटमेंट करना किसी भी डिज़ीज़ की, तो इसको हम कहेंगे ड्रग। इसमें हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, केमियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, डिफरेंट तरीके हैं। एंटी का मतलब है अगेंस्ट एंड बायोटिक्स बायो मीन लाइफ, मतलब अब इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ऐसी मेडिसिन जो कि हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास बैक्टीरियल जो डिजीज़ होती हैं उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास एंटीबायोटिक्स होती हैं। केमियोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, केमियोथेरेपी और रेडियोथेरेपी हमारे पास कैंसर के लिए, कैंसर को क्योर करने के दोनों तरीके हैं। केमियोथेरेपी, कैंसर की अगर हम बात करें, हमें पता है कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें रैपिड डिवीजन होती है सेल्स की, रैपिड डिवीजन ऑफ सेल्स। इसमें हमारे पास तो रैपिड डिवीजन होगी सेल की। केमियोथेरेपी के ज़रिए हम जो वो होंगे ना म्यूटेड सेल, उनको ख़त्म किया जाता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि केमियोथेरेपी में जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो भी किल होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन रेडियोथेरेपी में हम रेडियो एक्टिव जो रेज होती हैं वो यूज़ करती हैं। ये बेस्ट तरीका है एज़ कम्पेयर टू केमियोथेरेपी। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीन थेरेपी की, जीन थेरेपी इसमें हम क्या करते हैं कि रिमूवल करते हैं डिफेक्टिव जीन्स को विद नॉर्मल जीन्स। हमारे पास जो डिफेक्टिव जीन्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास जेनेटिक जितनी भी डिजीज़ होती हैं उसमें ये यूज़ होता है, या कोई और भी डिजीज़ हो सकती हैं। इसमें हम जो हमारे पास डिफेक्टिव जीन्स होंगे उसको रिप्लेस कर देंगे नॉर्मल जीन्स में। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं जीन थेरेपी। इसमें भी हम IDM इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, तमाम रिलायबल, तमाम पॉसिबल जो हमारे पास डिजीज़ कंट्रोल मेथड्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं।
आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया फूड कंट्रोल एंड डिजीज़ कंट्रोल। नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।